Hi guys, this is Shayansh Gill and welcome to my YouTube channel. So currently I am working as a software engineer at Techion. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, चाहे हम ऑन कैंपस दे रहे हैं, ऑफ कैंपस दे रहे हैं। गारंटी करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको 20 लाख प्लस की पैकेज लग जाएगी, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी क्लियर कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो हम ये सब जान रहे होंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो? तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे लोगों के कि भैया हम कौन सी लैंग्वेज करें। तो बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे हो गया C++, जावा, पाइथन। तो इन तीनों में से ही आपको चूज करना होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डीएस एल्गो के लिए। मैं बोलूंगा कि इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप C++ की तरफ जाएं। C++ फास्टर होता है एंड C++ में STL लाइब्रेरीज भी होती है, तो C++ की तरफ जा सकते हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग को एम कर रहे हैं तो। और अगर हम डेवलपमेंट प्लस कोडिंग को एम कर रहे हैं तो हम जावा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जावा में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं सब जावा में होते हैं। तो जावा भी अच्छी लैंग्वेज है। तो आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो, या C++ चुन सकते हो या जावा चुन सकते हो। जावा आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी काम आएंगे एंड C++ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पाइथन जनरली रिकमेंडेड नहीं है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि पाइथन बहुत सारी कंपनीज पाइथन एक्सेप्ट भी नहीं करती है, तो मैं पाइथन सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये बात हो गई लैंग्वेज की। तो अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। ये इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछा ही जाता है हर एक इंटरव्यू में, तो इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे। तो जो डीएसए में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो हो गए एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, ईडी एल्गोरिथम हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया। तो ये सब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब तो हम देख लिए कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो डीएसए में एक और चीज जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने देखा है अक्सर इंटरव्यूज में कि लोग एक्चुअली कोडिंग कर लेते हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बट वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता पाते हैं। तो अक्सर इससे भी जजमेंट होता है अगर आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गलत बोलोगे, और अगर आपने प्रॉब्लम सही सॉल्व कर लिया है लेकिन आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गलत है, या आप बता नहीं पा रहे हो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इस पे भी फोकस करिए आप अगर डीएसए कर रहे हो तो। और डीएसए में एक और बात आती है कि ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन। तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट कोड पढ़िए, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम होता है, जैसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 2 क्वेश्चन में 1 घंटा टाइम होता है। आपको एक क्वेश्चन वो आधे घंटे में एक्सपेक्ट करते हैं कि आधे घंटे में आप सॉल्व करो विद एफिशिएंट एंड गुड कोड। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी देखी जाती है, तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स में गुड नेमिंग होता है, तो इंटरव्यूअर को कोड पढ़ के ये खुद समझ में आ जाना चाहिए ये करना क्या चाहता है। तो डीएसए में भी 2-3 चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो नेमिंग्स है वो सही है काफी, जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड है और एफिशिएंट है, जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, वो हम करेक्ट बता रहे हैं। तो ये 3 चीज जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डीएसए आप सॉल्व तो कर लोगे, आप कोडिंग अगर क्वेश्चन कर भी ले रहे हो, तो ये 3 चीज एक्चुअली बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग ये ध्यान रखिए अगर आप कोई भी कंपनीज देख रहे हो तो। अगर हम डीएसए की बात कर रहे हैं तो डीएसए की प्रिपरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग ये बोलोगे कि कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चे ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड इंटरव्यू में अगर मैंने वो सेम क्वेश्चन पूछा है तो वो भूल गया इंटरव्यू में, बट उसको पता था कि मैंने सॉल्व कर लिया, वो इंटरव्यू में नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया है वो सेम क्वेश्चन। तो आपने जो वीक में क्वेश्चन लगाया है उस वीक का जो क्वेश्चन है आप उसको हर वेडनेसडे हर थर्सडे ऐसे रिवाइज करते जाइए, तो आपके दिमाग में वो बस जाएगा। फिर आप जब वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही था, आपको 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। एंड आपके जो कोड्स होने चाहिए सब मुंह पे होने चाहिए। तो आपकी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया सेम जो आपने सॉल्व किया हुआ है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा ये ऐसे होता है, तो ये पता होना चाहिए, इसकी रिवीजन करनी चाहिए। तो आप रिवीजन कैसे करोगे? आप नोटबुक मेंटेन करिए। ये मैंने फॉलो किया था एंड ये काफी हेल्पफुल है। तो आप नोटबुक फॉलो करिए, नोटबुक में आप क्वेश्चंस लिखते जाइए, जो आपसे नहीं बन रहा ना वो आप नोटबुक में लिखिए एंड वो नोटबुक को रोज रिवाइज करिए। जब आप सोने जा रहे हो तो आधे घंटे वो नोटबुक को रिवाइज करिए एंड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर वो क्वेश्चन आपको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद, वो सेम अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। एंड हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा प्रैक्टिस में। आपको ट्रैक करना होगा कि आप रोज ये काम कर रहे हो कि नहीं। आप ट्रैक कैसे करोगे? आप एक गिटहब रिपोजिटरी बना सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स नाम की, एंड रोज उसमें कोडिंग क्वेश्चन अपलोड करिए। गिटहब पे अपलोड करने का फायदा क्या होता है, जो एक कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी वाली टैब होती है उसमें आपको दिखता है कि मैंने आज इतने क्वेश्चन करे एंड इतने मेरे सबमिशंस थे। अगर आप किसी दिन नहीं करते हो तो वो ग्रीन नहीं रहता है। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जो कंसिस्टेंसी की बात होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हम इसको ट्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि आप ट्रैक करने के लिए ये मैकेनिज्म अगर यूज करोगे ना तो आप डेटा स्ट्रक्चर में एक्सेल भी करोगे, आप कंसिस्टेंट भी रह पाओगे कि कोडिंग सॉल्व करने में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने भी करी थी एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आप लोग भी करोगे तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा।
अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट रेज्यूमे में होना बहुत जरूरी है। तो हम अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज में होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो कौन सी प्रोजेक्ट चूज करनी चाहिए? आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट वगैरह हम कहाँ से करें, तो आप यूडेमी में जाइए एंड उस टॉपिक का एक प्रोजेक्ट ले लीजिए जो आपको इंटरेस्ट करता है। वो टॉपिक का प्रोजेक्ट आप यूडेमी के कोर्स के थ्रू वो प्रोजेक्ट आपको बनाया जाएगा एंड उस प्रोजेक्ट पे आप थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर दीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए या कुछ बना दीजिए, थोड़ा उसको रिफर्बिश कर दीजिए जो प्रोजेक्ट आप यूडेमी से सेलेक्ट कर रहे हो, एंड फिर उसको रेज्यूमे में ऐड कर दीजिए। तब आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट्स काफी हेल्प करते हैं हमें प्लेसमेंट के टाइम पे, एंड ऑफ कैंपस में भी काफी हेल्प करता है जो प्रोजेक्ट्स हम बनाए, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपके रेज्यूमे से कि ये प्रोजेक्ट आप बता दीजिए। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग जाता है तो इंट्रोडक्शन में भी कुछ उसको पहले से पॉजिटिव इम्पैक्ट लगने लग जाता है कि अच्छा प्रोजेक्ट तो इसने अच्छा बनाया, तो इसकी डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव टॉपिक्स की। तो हमें सब्जेक्टिव टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऊप्स हो गया। तो ये 4 टॉपिक्स जो है ये हमें पढ़ना चाहिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कुछ कुछ कंपनीज पूछती है। अब ये कंपनी डिपेंडेंट है। ऑन कैंपस में जनरली सब्जेक्टिव टॉपिक्स पूछा जाता है, बट ऑफ कैंपस में कुछ कंपनीज ही पूछती है ये टॉपिक्स। बट ऐसा है ना यार कि अगर हम एम कर रहे हैं कि कोई अच्छी कंपनी में जाना है, हमें अगर लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी अगर 10% भी पॉसिबिलिटी है तो हम क्यों नहीं हम इसको पढ़ ले और इसको हम समझ ले, एंड इसको क्यों छोड़ना? अगर इसकी पॉसिबिलिटी है आने की तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स के जैसे यूआरएल अगर खुलता है तो यूआरएल के पीछे क्या चल रहा है, हम गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो क्या होता है, नेटवर्किंग वगैरह कैसे होता है, टीसीपी आईपी में क्या डिफरेंस है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस रहता है। अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में हमें क्वेरीज लिखना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में मैंने देखा जनरली क्वेरीज पूछे जाते हैं। क्वेरीज हो गया जैसे सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट हो गया। डीबीएमएस में जनरली फोकस ज्वाइंस रहता है, आप ज्वाइंस अच्छे से पढ़ लीजिए, आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ लीजिए। तो ओएस में हम अगर बात करें ओएस की, तो ओएस में भी जो कॉमन टॉपिक्स है वो सब हमें पढ़ लेना चाहिए। जैसे हो गया सेमाफोर्स, डेडलॉक, ये सब की नॉलेज हमें रहनी चाहिए। और अगर हम ऊप्स की बात करें तो ऊप्स में हमें ऊप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, हमें सब कुछ आना चाहिए ऊप्स में। अब हम अगर बात करते हैं सिस्टम डिजाइन की, तो सिस्टम डिजाइन 3 पार्ट में ये ब्रेक होता है। एक लो लेवल डिजाइन हो गया, एक हाई लेवल डिजाइन हो गया, एक मशीन कोडिंग हो गया। तो लो लेवल डिजाइन ऐसे होता है, लो लेवल डिजाइन में हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताते हैं एंड उसके बाद बताते हैं हम क्या क्या क्लासेस जरूरी होगी उसके लिए। उस क्लासेस के बाद हम एपीआईज बताते हैं, एपीआईज के बाद हम डेटाबेस बताते हैं एंड फिर हम उसका कोड लिखते हैं। हाई लेवल डिजाइन में हम आते हैं, तो हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है कि हम इसमें भी रिक्वायरमेंट्स से स्टार्ट होता है, तो हम रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस पे जाते हैं, डेटाबेस बताते हैं। उसके बाद हम आर्किटेक्चर डायग्राम बताते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, फिर स्कीमा बताते हैं, फिर उसके अंदर का एपीआईज बताते हैं। तो एचएलटी पे थोड़ा हाई लेवल डिस्कशन होता है वो सेम प्रॉब्लम का। अब मशीन कोडिंग की बात करें तो मशीन कोडिंग बहुत सारी कंपनीज फोकस करने लग गई है मशीन कोडिंग पे, जैसे स्विगी हो गई, ओला हो गई, क्रेड हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक डिजाइन प्रॉब्लम दिया जाता है कि हमें कुछ डिजाइन करना है, हमें 2 घंटे दिए जाते हैं या 1.5 घंटे दिए जाते हैं, उसमें हमें ये डिजाइन सॉल्व करना होता है। तो इसमें डेटाबेस हमें यूज नहीं करना होता है, डेटाबेस जनरली इन मेमोरी डेटाबेस यूज करते हैं। मशीन कोडिंग में ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो मशीन कोडिंग, अगर आप मशीन कोडिंग देख रहे हो तो आपकी ऊप्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मशीन कोडिंग के लिए। तो जैसे ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स में ऊप्स भी था ना, अगर कोई कंपनी ऊप्स पूछती नहीं है तो आपका सिस्टम डिजाइन में भी ऊप्स काम आता है मशीन कोडिंग में। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट जाएगी। तो ये सब टॉपिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाता है कुछ मिसलेनियस स्टफ आ जाता है, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, जैसे पजल्स हो गए। तो पजल्स गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत सारी पजल्स है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो 1 by 1। कुछ कंपनीज पजल्स पूछ लेती है आपसे देखने के लिए कि आप कैसे सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो बहुत सारी कंपनीज एप्टीट्यूड पूछती है, बहुत सारी कंपनीज प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज पूछती है। ऑन कैंपस हो गया, ऑन कैंपस तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो एप्टीट्यूड मेन क्राइटेरिया रखती है एंड फोकस रहता है। जनरली ऑफ कैंपस में उतना एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है, बहुत कम कंपनीज है जो ऑफ कैंपस में भी एप्टीट्यूड पूछती है। प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज के लिए मैं बोलूंगा कि जो बेस्ट मटेरियल है वो गेट की एमसीक्यूज पूछते हैं। तो आप गेट के जो गीक्स और ईक्स पे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या कुछ मॉक गेट एमसीक्यूज है तो वो सब पढ़ सकते हैं, तो वो काफी हेल्प करेगा आपको। अब बात कर लेते हैं बिहेवियरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस की। ये सब क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है, हमें स्टार मेथड में आंसर करना होता है। तो स्टार मेथड बेसिकली ऐसा होता है, सिचुएशन हो गया, टास्क हो गया, एक्शन हो गया, रिजल्ट हो गया। सिचुएशन पे एक टास्क बताना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ था, फिर हमने क्या एक्शन लिया, फिर उसका रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट क्या पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था। तो हमें स्टार फॉर्मेट में
आंसर देना पड़ता है। बिहेवियरल क्वेश्चंस भी बहुत कंपनीज पूछती हैं, वो सीनियर पोजीशंस के लिए भी पूछती है, जूनियर पोजीशंस के लिए भी पूछती हैं। तो बिहेवियरल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो, आप क्या कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। तो आप लोग अगर ये सब फॉलो करोगे, ये सब जो मैंने बताया अभी स्टेप्स वगैरह, टॉपिक्स वगैरह पढ़ लोगे अच्छे से, तो ये एक रोड मैप है। आप अगर ये रोड मैप फॉलो करोगे तो आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी लग जाएगी। ये सब स्ट्रैटेजीज जो है मैंने भी फॉलो करी थी एंड मैंने देखा है बहुत लोगों को फॉलो करते हुए। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर ये सब मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप आप लोग को ये बहुत मजा आया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं हर एक कमेंट का आंसर देने का कोशिश करता हूँ, हर एक को रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। एंड आप ये भी बता सकते हो ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।